एक तरफ देश में लॉकडाउन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ रिलायंस जियो को लगातार निवेशक मिल रहा है। जी हां, मुकेश अंबानी ने इस लॉकडाउन में दुनिया भर के निवेशकों को कंपनी में निवेश करने के प्रति आकर्षित किया। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने कहा है कि वो रिलायंस जियो में 6598 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पिछले 4 सप्ताह में कंपनी ने ये चौथा निवेश होगा और रिलायंस ने 4 हफ्ते में देखा जाए तो चौथी बड़ी डील यहां पर की है। रिलायंस जियो में जनरल अटलांटिक का 1.34% हिस्सा जो है वो खरीदा जाएगा और रिलायंस जियो ने 4 डील के जरिए अब तक 67,000 करोड़ से ज्यादा जुटा लिए हैं। और इससे पहले फेसबुक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और सिल्वर लेक कंपनी में बड़ा निवेश कर चुकी है। जनरल अटलांटिक का ये एशिया में सबसे बड़ा निवेश होगा। लेकिन चलिए, इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर हमारे प्रबंध संपादक शैलेंद्र भटनागर, सहयोगी असीम मनचंदा और यतिन मोटा जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। असीम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप हमें खबर की बारीकियां बताएंगे। बताएं डील के बारे में क्या तमाम इंफॉर्मेशन है आपके पास। देखिए, जनरल अटलांटिक ने जो है 1.34% स्टेक जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो खरीदा है। करीबन 6,598 करोड़ रुपए में स्टेक जो है वो उसने लिया है। और ये 1 महीने के अंदर तकरीबन ये चौथी इन्वेस्टमेंट जो है हमें जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले फेसबुक ने 9.9% स्टेक जो है वो खरीदा था। उसके बाद सिल्वर लेक जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है उसने स्टेक खरीदा। उसके बाद वेरिटास इक्विटीज फर्म ने अंदर स्टेक जो है वो खरीदा। तो ये चौथी इन्वेस्टमेंट जो हमें देखने को मिल रही है। तो करीबन 70,000 करोड़ रुपए का एफडीआई जो है वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर जो है इसके अंदर आ रहा है। और करीबन 14.7% के आसपास का स्टेक जो है अब इन 4 कंपनियों ने जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो खरीदा है। तो इससे खासा फायदा जो है जियो को भी होने वाला है। क्योंकि फेसबुक की जो टेक्नोलॉजी है वो जियो का इस्तेमाल जो है वो भी करेगा। दोनों कंपनियों ने एक एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया था कि दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो देंगे। तो खासतौर पर कि जिस तरह की फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल जो है रिलायंस जो है वो करेगा। और रिलायंस जियो के अंदर जो है स्टेक दोनों फेसबुक ने खरीदा था, तो उससे फेसबुक को भी सीधे सीधे फायदा जो होने वाला है। फेसबुक को एक बहुत बड़ी मार्केट का एक्सेस जो है वो मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दोनों के लिए एक बेनिफिशियल डील थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 3 और प्राइवेट अमेरिकन इक्विटी फर्म जो उन्होंने आगे बढ़ करके रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक जो खरीदा। तो कुल मिलाकर के अब 4 कंपनियों ने करीबन 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर किया और 14.7% स्टेक जो है ये 4 कंपनियां अब ले चुकी है। बिल्कुल, लेकिन चलिए इस डील की रूपरेखा को और बेहतरी से हम समझते हैं, इसके हर पहलू पर डालते हैं नजर। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि रिलायंस जियो की रफ्तार यहां बढ़ती ही जा रही है। इस डील को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? जी कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि 2-3 बातें अहम हैं और उसमें ये है कि आप पूरी इकोनॉमी में एक परेशानी के दौर से गुजरते हुए देख रहे हैं। कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक चक्का है वो रुका हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शंस का जो जोर शोर आप देख रहे हैं रिलायंस जियो पे, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के ग्लोबल बाजार में, और उसके पीछे कारण ये है कि आप देखिए कि हमारे देश में लगभग 110 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। उनमें से 38 करोड़ मोबाइल यूजर्स रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पे हैं। पिछले 4 साल में ही ये हमारे देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर बन चुका है। और अब कोविड के दौरान और शुरू से ही आप देख रहे हैं कि मोबाइल में डेटा यूसेज बहुत अच्छी तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिस हिसाब से इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक पार्टनर्स हो गया, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हो गया, सिल्वर लेक पार्टनर्स हो गया, फेसबुक हो गया, ये सबको एक ऐसा तैयार प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप इंडियन मोबाइल ग्रोथ को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एकदम उसके साथ साझा हो सकते हैं और उसको बहुत लंबी अवधि के लिए खेल सकते हैं। कविता जी, आप, मैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी फिलहाल पैनल पे हैं, आप देखिए कितना हमारा डेटा यूसेज पिछले 3-1 महीने में बढ़ा है। हम सब लोग घर से जुड़े हुए हैं फिलहाल, आपके अलावा आप स्टूडियो में हैं, और आप देखिए कि सब कुछ डेटा पे हो रहा है। और ये डेटा यूसेज अगर आप RIL के क्वार्टरली नतीजों में देखें तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आपको बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये कुछ ऐसे गाइड पोस्ट्स हैं जिस वजह से रिलायंस जियो जैसा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आपको पूरी दुनिया में शायद मिलना
बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन है। इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक पार्टनर्स ने फिलहाल 6600 करोड़ आपको रिलायंस जियो में लगाते हुए दिखे हैं 1.34% स्टेक लेने के लिए। कविता जी। शैलेंद्र जी, हम यहाँ पर जनरल अटलांटिक के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस डील की रूपरेखा आपने हमें काफी हद तक समझा दी है, लेकिन इस कंपनी के बारे में भी दर्शकों को जानना होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और इसका कितना बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीदा गया। अगर मैं डील के मुताबिक समझना चाहूँ तो ये कितनी बड़ी डील है, भारत में ही नहीं पूरे एशिया में? तो ये मान के चलिए कविता जी, जनरल अटलांटिक पार्टनर्स जो हैं गिनी चुनी पहली 5 ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज में से माने जाते हैं। अमेरिका की ये कंपनी है और एशिया का जो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया है वो रिलायंस जियो में किया है। इनके कुछ और चुनिंदा आपको इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में दिखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बायजू, एक ऑनलाइन गेटवे है पेमेंट्स का जिसका नाम है बिल डेस्क। आपके लिए काफी जरूरी है, एक फैशन डिजाइनर है अनीता डोंगरे। तो ऐसे कई उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं और मैं ये मान के चलता हूं कि जो इन सब इन्वेस्टमेंट्स का मुकुट है वो आपको रिलायंस जियो दिखेगा। लगभग 6600 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ये जनरल अटलांटिक पार्टनर्स का सबसे बड़ा आपको एशिया में इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखेगा। पिछले 4 दशक से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है और पिछले कम से कम 10 साल से लिस्टेड और अनलिस्टेड इंडियन एंटिटीज में जनरल अटलांटिक पार्टनर्स पैसा निवेश कर रहा है भारत में। उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। हमारा देश एक एस्पिरेशनल डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आप बढ़ती हुई सैलरीज देख रहे हैं। हम सब के घरों में नई से नई चीजें आती हैं और आप ये मान के चलिए कि एक यही ग्रोथ है पूरी दुनिया में बची हुई, जहाँ पर आप टैप कर सकते हैं डिजिटली, इकोनॉमिकली। और कुछ समय पहले निर्मला सीतारमन जी कह रही थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कि स्टेबल डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और एस्पिरेशनल इंडिया, जो बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा, खासकर ग्लोबल डिप्रेशन को देखते हुए। कविता जी। ऑलराइट, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट देवेंद्र चौकसी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जो इतनी बड़ी डील हुई है जनरल अटलांटिक के साथ, 1.34% यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म्स में ले लिया गया है, आप इस डील को कैसे देखते हैं? तो कविता, ये चीज के अंदर एक 2 चीज का मैं ऐड करूंगा। एक तो सबसे पहले आई थिंक जो रिलायंस ग्रुप है, दे आर बेसिकली ब्रिंगिंग ऑल द लीडर्स इनटू देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फेसबुक देखिए, सिल्वर लाइन पार्टनर्स देखिए, विस्टा देखिए और नाउ जनरल अटलांटिक। आई थिंक दिस आर ऑल द लीडर्स इन देयर ओन स्पेस एंड आई थिंक दे अंडरस्टैंड द बिजनेस आई थिंक ऑफ द कंपनी very well. At the same time, I think they bring lot of cross values as far as I think the business of the company is concerned. General Atlantic, I think they have invested in different companies in past, and probably I think they have got a varied experience, including in the business of banking, including in the business of stock exchanges, including in the business of wealth management. So I think these are all some of the great verticals in which probably Reliance Jio platform is going to be, I think, operating eventually, and that is where I think they are going to bring strategic value to them, apart from bringing the financial investment into the company. So I consider the strategic investment along with the financial involvement of such kind of investor definitely more meaningful for companies like Jio, who aspires to, I think, grow at a rate faster than the normal rate of growth. देवेंद्र जी, ये तमाम निवेश को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर अब रिलायंस जियो होगा, इसके बारे में आप निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे? To me, Reliance Jio appears to be at least 10 years ahead of anybody else seen right now in the entire universe. 10 साल I think दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आगे निकल चुके हैं वो लोग। एक तरफ मोबिलिटी से स्टार्ट किया था, दूसरी तरफ I think now fiber to home, which is penetrated very well. And at the same time now the enterprise based solutions जो ये लोग I think through Jio platform ला रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि I think आगे के समय के अंदर they will be integrating each of these verticals, be it entertainment vertical, be it healthcare vertical, be it education vertical, gaming vertical और e-commerce vertical, और सब को इंटीग्रेट करके प्लेटफॉर्म जियो का यूज करके they will be integrating. So probably I think they are the smartest at this point of time. Maybe I think I may not be exaggerating my word. If they have they are smartest probably I think compared to many others in the world, wherein I think they are commercializing the entire opportunity across all these verticals. So जब तक ये बिजनेस के अंदर I think growth का सवाल है, I think Jio would be far more ahead compared to many others, including in the global platform at this point of time.
बिल्कुल देवेन जी, आप हमारे साथ हैं, तो वैसे में अब बाजार की चाल को भी समझना जरूरी होगा। तो बताएं, जियो में जो चौथा बड़ा निवेश हुआ है, ये किस हद तक बाजार को कल सहयोग दे पाएगा? मेरे ख्याल से रिलायंस इज सपोर्टिंग द मार्केट एंड द आर्ग्यूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एंड आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू इंडिया मोर बिकॉज आई थिंक करंटली रिलायंस काइंड ऑफ कंपनी शोइंग अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक ग्लोबली भी एक देखा जाएगा तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन बनता है, इसके अंदर कंपनीज लाइक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म प्लेज मीनिंगफुल रोल। प्लस आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज आई थिंक अनाउंसमेंट की है, उसके अंदर आज और कल दोनों के अंदर, इनफैक्ट आज की जो अनाउंसमेंट के अंदर एक फॉरेन लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज का जो उन्होंने आई थिंक एक मुद्दा रखा है, दैट अकॉर्डिंग टू मी प्रोबेबली आई थिंक विल बी वेरी मीनिंगफुल। आई वुड लाइक टू सी हाउ एग्जैक्टली इट हेल्प्स सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस टू इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस and allow their companies to get listed into the foreign markets and raise the capital. एक कैपिटल वहां से रेज करते हैं, and I think if that money is basically not converted into rupee but I think traded in the dollar currency or overseas, probably मेरा ऐसा मानना है कि this could be a big game changer going forward. So I think काफी हद तक इंडिया रिफॉर्म पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है. They should be inviting good amount of global investments into our country. तो ये मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव देख रहा हूँ ये मूव को. देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। लेकिन चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। यतिन मोहता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यतिन, जैसे कि यहाँ पे अब 4 नाम, बड़े नाम आ चुके हैं इस महाडील में। हर नाम से जुड़ा एक स्पेशलाइजेशन है, एक स्पेसिफिकेशन है, एक यूएसपी है। रिलायंस जियो को हर ब्रांड वाइज मुझे आप समझाइए किस तरह फायदा होगा इनसे जुड़ने से। देखिए कविता, सबसे पहले लेके चलते हैं आपको जो फेसबुक के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था उस पे। और फेसबुक का ट्रांजैक्शन सिर्फ पार्टनरशिप, एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो हिसाब से टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, क्योंकि अभी रिलायंस जियो को लोग टेलीकॉम कंपनी नहीं मानते हैं, टेक कंपनी मानते हैं। तो जिस हिसाब से फेसबुक के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं इसके अंदर रिलायंस रिटेल और जियो और व्हाट्सएप भी जुड़ने वाले हैं फेसबुक के अलावा। तो ये जो मेगा ग्लोबल टेक फर्म्स हैं वो पूरी रूपरेखा चेंज करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि देवेन चौकसी साहब कह रहे थे कि जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल आगे चल रहे हैं कंपटीशन से। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है। आज का ट्रांजैक्शन भी अगर आप देखें जनरल अटलांटिक पार्टनर्स के साथ, तो करीब कंपनी ने अभी तक 15% यानी 14.7% हिस्सेदारी अपनी बेची है मार्की इन्वेस्टर्स को। और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो है टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे देवेन साहब बता रहे थे कि जिस हिसाब से डॉलर मनी आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है इंडिया के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि रिलायंस हमारी होल्डिंग कंपनी है, बट जो जियो का निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर से आया है, सारे अमेरिकन इन्वेस्टर से आया है, कहीं ना कहीं ये डोर खुले करता है नैस्डैक लिस्टिंग के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें अनलॉक हो सकती हैं रिलायंस जियो के लिए यहाँ से। और जिस हिसाब से ये कंपनी को टेक कंपनी का वैल्यूएशन मिल रहा है, 5 लाख करोड़ के ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो कि रिलायंस की मार्केट कैप के आधे हैं। तो जियो बहुत जबरदस्त तरीके से सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। और कहीं ना कहीं जो 8% की टॉप लाइन है अभी कंट्रीब्यूशन रिलायंस की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे, वो आगे जाके बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो सकती है। और जैसे कि हमारे एनालिस्ट कम्युनिटी मानती है कि रिलायंस आउट परफॉर्म करेगा ग्रोथ रेट्स को आगे चलते हुए, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है रिलायंस जियो से आ सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, यहाँ पर क्योंकि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में भी बात करना चाहते हैं, जिस भी तरह का निवेश हो रहा है, जितनी भी राशि का निवेश हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो कविता जी, इसको आप इस तरीके से समझिए कि कंज्यूमर बिजनेस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग फाइनेंशियल ईयर 2010 में 0 के बराबर था कंट्रीब्यूशन टॉप लाइन में। सारा पैसा आपको एनर्जी से आता हुआ दिखता था, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस से। वो 2015 में बढ़कर हुआ 2%। और अब 2020 का जो आपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होता हुआ देखा है, तो वो 35% कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस की टॉप लाइन को। जैसे रिलायंस रिटेल है, आपने रिलायंस टेलीकॉम, माफ कीजिए, रिलायंस जियो की टॉप लाइन देखी। तो ये जो वैल्यूएशन है, अब धीरे धीरे रिलायंस के स्टॉक को, रिलायंस की कंपनी को एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी की तरह देखा जा रहा है। पहले जो वैल्यूएशन हुआ करती थी वो एक कमोडिटी बिजनेस के हिसाब से हुआ करती थी।
तो टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन से कंज्यूमर, और अब आपको एक डिजिटल वैल्यूएशन आता हुआ दिखेगा टेक्नोलॉजी कंपनी का। कविता जी, करीब 1.5 साल पहले एक बहुत अच्छी एजीएम में मिस्टर अंबानी ने कहा था कि लगभग 6500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको रिलायंस जियो में काम करते हुए दिखेंगे, जो एक से एक बढ़िया चीजें आपको बनाते हुए दिखते हैं। आप समझिए कि 4 साल पहले रिलायंस जियो एक टेलीकॉम प्लेयर था, और जैसे अब चौकसी साहब ने आपको बताया कि अगर किराना स्टोर्स जो हमारे देश में लगभग 5 से 6 करोड़ हैं, अगर उनका बैकएंड आपको टेक्नोलॉजिकली बांधना है ताकि आप व्हाट्सएप से बैठे बैठे अपने घर में अपना सामान ऑर्डर कर लें, वो सब जो चीजें हैं वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ही आपको होती हुई दिखेंगी, और यही कारण है कि लोग इस तरीके से तांता लगाकर दरवाजे पर आ रहे हैं रिलायंस जियो के कि आप उन्हें इन्वेस्टमेंट करने दें। एक बात और बहुत ध्यान से देखने वाली है कि मई 20 यानी कि बुधवार को राइट से शुरू हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और ये चौथा ट्रांजैक्शन आपको एकदम वहां पर आता हुआ दिखा है। तो स्टॉक पर सेंटिमेंट, बाजार का सेंटिमेंट आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक संभालता हुआ देखेगा। कविता जी। बिल्कुल। यतिन, आपसे मुझे यहाँ पर ये जानना है, क्योंकि हम नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र सर ने यहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की भी बात की है, जिसको लेकर रिलायंस जियो हमें काफ़ी अग्रसर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की डील्स होते हुए जो हम देख रहे हैं, यतिन, आप किस तरह एनालिसिस करते हैं आगे जाके कंपनी के रिजल्ट्स की? अगर हम बात करें, इनोवेशन की हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हिस्सा होगा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन लेवल पे कंट्रीब्यूशन जियो का ज्यादा है, क्योंकि एक टेक कंपनी है, मार्जिन ज्यादा होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस से। यहाँ हमको एक बात समझनी चाहिए कि जिस हिसाब से देवेंद्र चौकसी साहब और शैलेंद्र जी बता रहे थे कि किराना स्टोर को जोड़ने जा रही है रिलायंस जियो और व्हाट्सएप की साझेदारी रिलायंस रिटेल के साथ, तो कहीं ना कहीं जो आपका कस्टमर है जो रिलायंस जियो यूज करता है या व्हाट्सएप यूज करता है, वो कन्वर्ट हो रहा है कमर्शियल एक्टिविटी में। और जब कोई आपका कस्टमर जो जिसके साथ आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो टेलीकॉम के जरिए, जियो मनी के जरिए या और किसी भी के जरिए, अगर उसको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं या एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, अपने छोटे से दायरे से निकल के वो बड़े दायरे में आ जाए, बिजनेस ग्रो करे, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है दूसरे कस्टमर्स के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, और जो क्रॉस सेलिंग में जो अच्छे मार्जिन बन सकते हैं, यहाँ से हम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं फाइनेंशियल्स का। और ब्रोकरेजेस भी इसको एक ऑप्शन वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई टाइप से व्हाट्सएप और जियो की पार्टनरशिप क्लिक हो जाती है, तो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज और कस्टमर से ज्यादा मार्जिन वसूलने की जो आर्ट है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आगे चलते हुए दिखाई दे रही है रिलायंस जियो के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी नहीं, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनी है, जो कि काफी सारी चीजें इनोवेट कर रही है आज की तारीख में। बिल्कुल। तो यहाँ पे यतिन ने कहा कि हर किसी के लिए बहुत कुछ है इस डील में, लेकिन खासतौर से कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंज्यूमर्स का पहलू और निवेशकों का पहलू हम समझेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बनी रहिए हमारे साथ। जहां पे हम देख रहे हैं कि जनरल अटलांटिक 1.34% हिस्सा लेगी रिलायंस जियो में। इस डील से किस तरह से कंज्यूमर क्षेत्र में, खासतौर से अगर हम बात करना चाहें मोटे तौर पर, तो रिलायंस जियो किस तरह की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लेकर आ सकता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र भटनागर, यतिन मोता और असीम मनचंदा। अब क्योंकि हम कंज्यूमर्स के लिहाज से भी समझना चाहते हैं, तो शैलेंद्र जी, चर्चा में कई बार जिक्र भी हुआ है कि कंज्यूमर्स पर बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है, और जितनी भी अब तक डील्स हो रही हैं, जितने भी बड़े निवेश हो रहे हैं, उससे कंज्यूमर इज द किंग। अल्टीमेट फायदा यहाँ पे कंज्यूमर को होगा। टेलीकॉम में हमने देखा कि जिस तरह के डिस्काउंट्स दिए गए हैं, जिस तरह से डेटा प्राइसेस स्लैश किए गए हैं, बेहतरीन कंपटीशन निकल कर आया है, और इसमें हमने देखा फायदा हुआ है कंज्यूमर्स को। इस तरह की डील से किस तरह से आपको लगता है कि ग्राहक सबसे ज्यादा मुनाफे में होंगे? तो कविता जी, आप देखिए, आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डेटा कॉस्ट आपको कम होती हुई दिख रही हैं। ऑनलाइन पे जो कंपटीशन है वहां पर आपको वैसे ही दिखता है कि प्राइसिंग आपको कम मिलती है, बशर्ते कि फिजिकल वर्ल्ड में। आप ये भी देखिए
कि ये जो रिलायंस जियो की पहल है, कई लाख और कई करोड़ किराना स्टोर्स को हमारे देश में जोड़ने की अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से, उसके पीछे और भी कई कारण हैं। आप देखिए, फेसबुक का कमर्शलाइजेशन आपको इंडिया में होता हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के थ्रू। हम सब लोग फेसबुक पे हैं, और फेसबुक के लिए हमारा देश और व्हाट्सएप के लिए हमारा देश सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन वहां पर यूसेज जो है वो ज्यादा सोशल की तरफ है। अगर आप रिलायंस जियो के थ्रू उसको कमर्शियल कर लेते हैं तो वो सबके फायदे में है, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, रिलायंस जियो के लिए, और आप और मेरे और यतिन जी और असीम जी जैसे कंज्यूमर्स के लिए। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एंटरटेनमेंट आपको ऑनलाइन होता हुआ दिखेगा कविता जी। आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कराती हैं, आप पिक्चर ऑनलाइन देखती हैं, जो कुछ भी जो हमारा एक्स्ट्रा समय है वो ऑनलाइन ही बीतता है। और साथ ही साथ अगर आप इसमें स्पोर्ट्स को जोड़ दें, हेल्थ को जोड़ दें और रिटेल को जोड़ दें, तो आपका जो दायरा है वो आपके मोबाइल फोन में है, और वो मोबाइल फोन के पीछे जो 38 करोड़ 80 लाख कस्टमर हैं वो रिलायंस जियो के हैं। हमारे देश में फिक्स्ड लाइन या ब्रॉडबैंड नहीं है पहली पहल इंटरनेट पे जाने की, वो हमेशा की तरह और बहुत ही यूनिकली वायरलेस है। ये एक अनोखा देश है जहां पर जो पहला कदम आप इंटरनेट पे उठाते हैं वो वायरलेस कनेक्शन के थ्रू उठाते हैं, और 1/3 से लगभग आधा मार्केट आपको रिलायंस जियो की तरफ ग्रेविटेट होता हुआ दिखेगा इस स्पेस में कविता जी। यतिन जी, बाजार में बाजार की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल है कोरोना वायरस के चलते, हम लॉकडाउन में हैं और इसके बाद एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफी सारी एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हमारी बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे इस तरह की डील को समय का, टाइमिंग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल टाइमिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से ग्लोबल इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है रीट्रेड करता है इंडिया स्टोरी के लिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाता है ये इंडिया स्टोरी और जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया के उनके लिए, क्योंकि जो टेक कंपनीज हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो ये तरीके से देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें एक चीज पे असर नहीं हुआ है, वो है इंटरनेट सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, और जो कंपनी इसको अपना प्लेटफॉर्म बना रही है, कंज्यूमर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, किराना व्यापारियों के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए इसकी बहुत बड़ी ऑप्शन वैल्यू होगी, बहुत बड़ी अनलॉकिंग हो सकती है। तो जिस हिसाब से हमने टेलीकॉम में रिलायंस जियो को डिस्ट्रप्शन करते हुए देखा, आपने कहा वो क्रांतिकारी स्टेप है। हम लोग जो एनालिस्ट कम्युनिटी टर्म यूज करती है वो है डिस्ट्रप्शन, और वो डिस्ट्रप्शन कहीं ना कहीं जो 90s में आप इंटरनेट यूज करते थे और आज इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में फेरबदल हो चुका है। जैसे शैल सर बता रहे थे कि आप मूवीज कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, काफी सारे ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं वो जो टच बहुत बड़ी अनलॉकिंग कर सकता है रिलायंस जियो के ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिए। शैलेंद्र जी, यहाँ पर गांव कस्बों तक भी क्या इसकी पहुंचेगी इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए? कविता जी, मोबाइल फोन का जो दायरा है वो तो हमारे देश में आप समझिए कि लगभग 20,000 शहर, कस्बे, डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे गांव, बड़े गांव हैं, और आप आज जंगलों में भी जाइए तो आपको मोबाइल फोन का कनेक्शन दिखता है। इंटरनेट भी आपको हर जगह मिलता है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि हमारे 110 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं उनमें से मैं मान के चलता हूँ 40% जरूर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाले या खर्च करने वाले कस्टमर्स हैं उनके पास एक नहीं, दो नहीं, 4 इंटरनेट कनेक्शंस हैं कविता जी। चाहे वो ब्रॉडबैंड घर में हो, आपके अपने फोन में 2 सिम अवश्य है, और आप ये मान के चलिए कि ये जो आपका डेटा यूसेज है वो आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो यतिन जी का जो आगे वाला पॉइंट है कि रिलायंस जियो का जो कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल टॉप लाइन में वो सिर्फ 8% है, यानी कि सिंगल डिजिट टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस के लगभग 7.5 लाख 8 लाख करोड़ के टर्नओवर में एनुअल। लेकिन आप ये देखिए वैल्यूएशन जो रिलायंस जियो की है इस ट्रांजैक्शन के बाद वो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, और रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,90,000 करोड़। तो ये आप मान के चलिए कि जो अहम मतलब आधा 50% वैल्यूएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की आपको रिलायंस जियो के तरफ से आती हुई दिखेगी, और क्योंकि
आप ये देख रहे हैं कि मई 20 से राइट इशू शुरू हो रहा है, तो 2-3 और गाइड पोस्ट हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में जो हमारे निवेशकों और ट्रेडर्स को ध्यान रखने चाहिए। एक, रिलायंस ने एनसीएलटी से परमिशन मांगी है कि अपना ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस को कार्व आउट कर दे वो अलग कंपनी में, ताकि वहां पे निवेशक आए। थोड़े समय पहले, लगभग 3-4 हफ्ते पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने नतीजों में कहा था कि जो ड्यू डिलिजेंस सऊदी अरामको के ट्रांजैक्शन की है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और साथ ही साथ ये आप मान के चलिए कि ये चौथा इन्वेस्टमेंट आपको होता हुआ दिखा है, ये आखिरी नहीं है। तो ये 3 या 4 गाइड पोस्ट हैं जो हमारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रास्ते का एक मील पत्थर समझ लीजिए, जो कि बन सकते हैं आगे आने वाले 3-1 हफ्तों में। कविता जी, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे चर्चा को समेटते हैं और रिलायंस की टेक डील में ये चौथा बड़ा नाम और 4 हफ्ते में चौथी बड़ी डील है। रिलायंस जियो में जनरल अटलांटिक ने 1.34% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद ली है और इस पूरी डील को समझाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।